हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है मिश्रा एजुकेशन। मैं हिमांशु मिश्रा, आप सबका सहयोगी, यहाँ पर आपके साथ निरंतर मेहनत कर रहा हूँ और काफी कुछ आप लोगों ने भी हमें प्रोवाइड किया है, आपका प्यार हमें मिला है, उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं आपको। और दोस्तों, आज के जो वीडियो का टॉपिक है वो मॉडर्न फिजिक्स हम लोग स्टार्ट करें, क्योंकि काफी मांग आ रही है कि हम एटॉमिक स्पेक्ट्रा वगैरह स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करें। तो हमने सोचा है कि ठीक है, हम लोग कुछ एक अल्टरनेट देश वीडियोस पे क्या करें, अल्टरनेट वीडियोस, कभी मैकेनिक्स का तो कभी इस तरीके से मॉडर्न फिजिक्स का हम लोग करें। तो इससे हर तरीके से क्या होगा, हर जो अलग अलग पोर्शंस पढ़ रहे हैं उनको पहुंचेगा नॉलेज। ठीक है, तो हम आज जो है मॉडर्न फिजिक्स का पोर्शन स्टार्ट करने चल रहे हैं। मॉडर्न फिजिक्स में आप देखेंगे कि बोहर हाइड्रोजन एटम दिया है। ठीक है, तो हम लोग पहले बोहर एटॉमिक मॉडल की बात करेंगे, बोहर परमाणु सिद्धांत की, उसके बाद आगे बात करेंगे बोहर हाइड्रोजन एटम की। उससे पहले दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करिए, जहां पर काफी लोग जुड़ चुके हैं और अपने विचारों का आदान प्रदान और क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं, डाउट क्लियर कर रहे हैं, और भी सारी एक्टिविटीज वहां हो रही हैं। तो वहां पे मोर देन 200 पीपल्स आर देयर। आप उस पे आइए, आप देखिए, आपको अच्छा महसूस होगा। साथ ही आपको अपने कॉम्पिटिटर्स भी मिलेंगे जो आपके साथ एग्जाम देने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और जो मॉडर्न फिजिक्स में सबसे पहले जो हमें टॉपिक दिया गया है वो दिया है बोहर हाइड्रोजन एटम मॉडल। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग बात कर बोहर हाइड्रोजन थियरी, उससे पहले हम लोग बात करें बोहर एटॉमिक मॉडल, यानी बोहर का परमाणु मॉडल। ठीक है, तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। तो रदरफोर्ड ने क्या किया, सबसे पहले तो जे थॉमसन ने, या थॉमसन बोले तो, उन्होंने क्या किया, एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में बताया। उन्हीं के स्टूडेंट से रदरफोर्ड, उन्होंने फिर उसको क्या किया, और करेक्ट किया। क्योंकि पहले उन्होंने क्या किया था, प्लम पुडिंग मॉडल दिया था जो एकदम फेल हो चुका, मतलब किसी भी तरीके से 1 मिनट भी नहीं टिका। उसके बाद उन्हीं के स्टूडेंट जे रदरफोर्ड जो थे वो जे थॉमसन के स्टूडेंट थे। तो उन्होंने क्या किया, रदरफोर्ड ने एटॉमिक मॉडल रखा जो काफी हद तक सक्सेसफुल रहा, और एक तरीके से कहा जाए कि जो बेसिक आइडिया मिला वो रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल से मिला। और उन्होंने कैसे किया, रदरफोर्ड अल्फा एक्सपेरिमेंट, अल्फा बॉम्बार्डियर एक्सपेरिमेंट से किया। फिर उनकी जो कमियां थी, कि अलग अलग कमियां थी कि इलेक्ट्रॉन को अगर किसी ऑर्बिट में रोटेट करना है तो सर्कुलर मोशन में करेगा, तो सर्कुलर मोशन करते वक्त वो कुछ एनर्जी रेडिएट करेगा, क्योंकि सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म होने के बावजूद भी एक्सिलरेटेड होता है। अगर चार्ज अगर एक्सिलरेटेड मोशन में होता है तो वो क्या करता है, एनर्जी एमिट करता है, रेडिएशन एमिट करता है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर क्या है, उसे हायर एनर्जी स्टेट में क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, तो एनर्जी रिलीज करते हुए नीचे आना चाहिए, और एक समय आए कि वो चले जाए कहाँ पे, न्यूक्लियस में चला जाए। बट ऐसा होता नहीं, देखने में आता है कि इलेक्ट्रॉन डेफिनेट ऑर्बिट में क्या करते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं। तो ये सारी कमियां थी रदरफोर्ड मॉडल में, और उसी को दूर किया बोहर्स एटॉमिक मॉडल में बोहर्स ने। फिर उसके बाद इसी पर आधारित उन्होंने बोर हाइड्रोजन एटम की व्याख्या की, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वगैरह की व्याख्या बोहर ने अपने मॉडल के थ्रू की। तो बोहर्स ने क्या किया, इस अपने मॉडल को डेवलप करने के लिए कुछ पॉस्टुलेट्स दिए। ठीक है, तो पॉस्टुलेट्स आर्ग्यूमेंट, मैं बहुत ज्यादा लैंग्वेज में नहीं जाऊंगा क्योंकि ये आप बहुत अच्छे से पढ़े भी हैं। पॉस्टुलेट्स मतलब परिसंकल्पनाएं। ठीक है, तो सबसे पहला जो था कि उन्होंने कहा, बोहर्स का कहना था, ठीक है, एटम के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। और इसमें जो सर्कुलर पाथ में जो आवश्यक फोर्स है, रिक्वायर्ड फोर्स है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स होगा। यानी यहाँ पर जो क्या होंगे, पॉजिटिव चार्ज होंगे, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, और इनके बीच में क्या होगा, जो इंटरेक्शन होगा, इसकी वजह से ये सेंट्रीपिटल फोर्स यानी अभिकेंद्रीय बल का काम करेगा, और ये रोटेट करेंगे। अच्छा, रोटेट करेंगे। और यहाँ पे उन्होंने बहुत सीधे शब्दों में कहा कि ये किसी भी प्रकार की एनर्जी को एमिट नहीं करेगा, यानी इस अपने ऑर्बिट में रोटेशन के दौरान ये किसी भी प्रकार का एनर्जी एमिट नहीं करेगा। तो अगर एनर्जी एमिट नहीं करेगा तो अपनी एनर्जी के साथ, सेम एनर्जी के साथ ये रोटेट करता रह जाएगा। यही बात रदरफोर्ड मॉडल में क्या थी, ड्रॉबैक थी। उन्होंने बस उसको अपने मतलब क्या कर दिया, बिना प्रूविंग, बिना किसी बात के। हाँ, उन्होंने एक्सपेरिमेंट, ऐसा नहीं है कि बहुत वीक साइंटिस्ट थे, बहुत ही नामी और बहुत ही ब्रिलियंट साइंटिस्ट थे। तो उन्होंने अगर कुछ कहा तो कुछ सोच समझ के कहा, इसलिए उन्होंने सीधा इसको पॉस्टुलेट्स में ही डाल दिया, है ना। तो चलिए करते हैं कि
इलेक्ट्रॉन विल रिवॉल्व इन सर्कुलर ऑर्बिट. Electron will revolve in circular orbit in the influence of nucleus. या कहें बहुत अच्छा बोले तो पॉजिटिव चार्ज इन न्यूक्लियस. यानी इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, नाभिक के चारों ओर इन्फ्लुएंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज के इन्फ्लुएंस में सर्कुलर पाथ पे गत करेंगे विदाउट रेडिएटिंग any energy, without radiating any energy. किसी भी प्रकार की एनर्जी को क्या करेंगे, रेडिएट नहीं करेंगे और अपने क्या करेंगे. लॉ को मैंने मिला के एक में लिखा है तो याद रखिएगा, इसे लॉ ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट. जो एनर्जी की एमिशन की बात है, ठीक है, वो लॉ को स्टेशनरी ऑर्बिट को बताती है. भाई अगर एनर्जी रिलीज नहीं करेगी तो अपने ऑर्बिट में ही रहेगी. इस वजह से आपको कुछ दो लॉ मिला के हमने एक में कर दिया. किसी बुक में कहते हैं सर्कुलर मोशन में मूव करेगा, फिर दूसरा लॉ लिखते हैं कि विदाउट रिलीजिंग एनर्जी. तो मैंने दो को एक में कर दिया, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. ठीक है, याद रखिएगा. चलिए, अब किसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रहेगा या कौन सा इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में रहेगा, ये बड़ा क्वेश्चन. तो दूसरा लॉ जो महत्वपूर्ण है यहाँ पर वो ये है कि मान लीजिए हमारे पास क्या है, डेफिनिट और एटम, ये हमारा कोई एटम है इस तरीके से. तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी. तो इलेक्ट्रॉन्स तो सेम है, बट कौन सा इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेगा और उसे किसी ऑर्बिट में रहने के लिए कितना क्या कंडीशन शो करनी पड़ेगी. तो अकॉर्डिंग टू बोहर ने ये बताया कि ठीक है, अगर आपको क्या करना है, किसी इलेक्ट्रॉन को पहले ऑर्बिट में रखना है तो h/2π एंगुलर मोमेंटम दिखाना पड़ेगा. दूसरे ऑर्बिट में रहना है तो उसे 2h/2π यानी h/π, और तीसरे ऑर्बिट में रहना है तो 3h/2π सो ऑन. एक जनरल फॉर्मूला उन्होंने दिया nh/2π. ठीक है, एंगुलर मोमेंटम मतलब होता है कोणीय संवेग. तो अगर आप देखें इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन के पास कुछ डेफिनिट मास है, और जब भी कोई मास वाला पार्टिकल या मासफुल पार्टिकल या कोई पार्टिकल किसी पॉइंट के अबाउट या किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है, घूमता है, तो उसकी क्या होती है, कुछ कोणीय संवेग होती है, जिसे अंग्रेजी में एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं. तो इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन के पास कुछ डेफिनिट मास है, नेग्लिजिबली ही सही लेकिन कुछ तो है. तो अगर वो न्यूक्लियस के अराउंड क्या करेगा, रोटेट करेगा, तो एंगुलर मोमेंटम भी शो करेगा, यानी कोणीय संवेग भी रखेगा. और किसी ऑर्बिट में रहने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, उस ऑर्बिट के इक्वल में यानी h/2π के मल्टीपल में एंगुलर मोमेंटम रखना पड़ेगा. यानी जनरली बोले तो nh/2π का एंगुलर मोमेंटम रखना पड़ेगा. ठीक है, तो यहां से एन इलेक्ट्रॉन कैन एग्जिस्ट, एक इलेक्ट्रॉन किसी इन एन ऑर्बिट in which an electron exists in an orbit whose angular momentum is nh/2π. और जहां n आपकी क्या है, 1 2 3 4, यानी इसको हम लोग एक क्वांटम नंबर देते हैं, वो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. तो आपको यहां से एक चीज क्लियर होगा कि n आपका नंबर है, 2π आपका नंबर है, तो h की जो डायमेंशन होगी, h की जो बीमा होगी, वो एंगुलर मोमेंटम की इक्वल होगी. अक्सर यही पूछा रहता है टीजीटी और पीजीटी के एग्जाम्स के. आप प्रीवियस ईयर देखेंगे तो आपको बार बार ये क्वेश्चन मिलता है कि एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन किसके इक्वल है. तो आप देखेंगे कि h, आप देखिए यहाँ से क्लियर हो रहा है कि नहीं भाई, n आपका नंबर, 2π आपका नंबर, तो h आपका जो बीमा रखेगा, डायमेंशन रखेगा, वो किसका रखेगा, एंगुलर मोमेंटम का रखेगा. तो याद रखिएगा ये कई बार पूछा गया है, आप प्रीवियस ईयर उठा के देखेंगे तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है. तो यहां से भी क्लियर होता है और फिर आप डायमेंशन भी निकाल सकते हैं.
चलिए, तीसरा ये कि अगर हम क्या करें, एक्साइटेड एटम की बात करें, एक्साइटेड स्टेट की बात करें, जैसे मान लीजिए कि हमारे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, अगर इस एटम को एनर्जी दिया जाए तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन चला जाता है किसी और लेवल पे, ठीक है। तो यहाँ पर ये मैक्सिमम कितना समय तक रहता है, जनरली ये 10⁻⁸ सेकेंड तक रहता है, और इस समय के दौरान क्या करता है, जो भी कर सके इसको वापस आना पड़ता है। तो जब ये आता है तो कुछ एनर्जी रिलीज करता है, तो ये एनर्जी कितनी होगी इसके संबंध में भी एक उन्होंने क्या किया, बोहर्स ने लॉ दिया। और वो लॉ कैसे दिया कि किसी दो इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिट में अगर क्या हो रहा है, ट्रांजिशन हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो वो जो एनर्जी रिलीज करेंगे वो h मान लीजिए उसकी फ्रिक्वेंसी होगी, तो वो एनर्जी जो होगी वो E2 - E1 के इक्वल में होगी, ठीक है। इसे तीसरा कर लिया, यानी जो फ्रीक्वेंसी एमिट होगी लाइट की, उससे हम क्या कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी लाइट का फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए, ये तो लॉ रहा रिलेटेड टू बोहर्स थियरी। चलिए, इसी के आधार को मानते हुए बोहर्स ने सबसे पहले जो बेसिक एटम है, जो एक एटम का क्या करता है, स्ट्रक्चर रखता है, सबसे बेसिक एटम उन्होंने हाइड्रोजन को देखा। ऑब्वियस है, हाइड्रोजन में क्या है, एक न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है और आपके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, है ना। तो एक एटम का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो हमारा हाइड्रोजन एटम रखता है, तो इस वजह से उन्होंने हाइड्रोजन एटम पर लगाया। और ऑब्वियस है कि हाइड्रोजन एटम इतना जब कॉम्प्लिकेटेड है, तो अगर हम क्या करें, और भी एटम्स की बात करें तो बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन हाइड्रोजन पे लगाने के बाद उन्होंने कहा कि हाइड्रोजन लाइक एटम्स, यानी जो वन वैलेंसी के एटम होंगे, उनके लिए ये बहुत ही अच्छा क्या है, अच्छा थियरी है, ठीक है। तो बोहर्स, अब हमें क्या करना है, एच एटम को पढ़ना है अकॉर्डिंग टू बोहर्स थियरी ऑफ एच एटम, ठीक है। बोहर्स थियरी ऑफ, यही हमारा कोर्स में है। बहुत ज्यादा मैं डेरिवेशन में नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि आप इसे क्लास 12 स्टैंडर्ड पे पढ़ते आए हैं, तो इसलिए मैं बहुत ज्यादा इसके डेरिवेशन में नहीं पढ़ूंगा, लेकिन आपको ऐसी चीजें बताऊंगा जो आपके एग्जाम में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही जरूरी है। तो अगर सपोज करिए हमारा क्या है, एक कोई भी एटम ले लीजिए, मान लीजिए फिलहाल कोई भी एटम ले लीजिए, हम जब कंडीशन लगाएंगे तो H इक्वल टू क्या कर देंगे, जहां पे एटॉमिक नंबर की बात होगी वहां 1 रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ कुछ नोटेशन यूज करेंगे, Z यूज करेंगे एटॉमिक नंबर, Z यूज करेंगे एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या, याद रखिएगा। तो अगर हमारा कोई Z नंबर का एटॉमिक नंबर का क्या है, एटम है, और उसमें किसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, किसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, और उसकी एटम से दूरी मान लीजिए R है, मतलब सॉरी न्यूक्लियस से दूरी R है, न्यूक्लियस से दूरी कितना है, R। तब उसका जो क्या होगा, इनके भाई अब इसमें Ze नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है और एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो इनके बीच में कूलम्स लॉ कितना, फोर्स कितना होगा, कूलम्स फोर्स, वो Fc लिख रहे हैं। और यही फोर्स क्या करेगा, इसको सेंट्रीपिटल फोर्स यानी अभिकेंद्रीय बल देगा, जिससे ये सर्कुलर मोशन में क्या करेंगे, मूव कर पाएंगे। और सर्कुलर मोशन यहाँ पे हम लोग क्या लिख रहे हैं, चलिए मैं इसको E लिख रहा हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और इसे सर्कुलर, नहीं तो कंफ्यूजन होगा, ठीक है। तो सर अब आप जानते हैं कूलम्स लॉ से फॉर्मूला क्या होता है, 1/q 4πε0 Q1 Q2/r²। अब देखिए Q1 कितना है हमारा, Ze। भाई अगर आपका एक प्रोटॉन है तो एक प्रोटॉन पर जो चार्ज होगा हम उसको कंसीडर करेंगे, 2 है तो 2 प्रोटॉन की, 3 है तो 3 प्रोटॉन। यहाँ पर हम एक कोई नंबर नहीं ले रहे हैं, एक संख्या ले रहे हैं, एक सिंबल ले ले रहे हैं Z। तो यहाँ पर Q1 आपका Ze हो जाएगा और दूसरा चार्ज E, तो 1/4πε0 Ze इंटू E/r²। और आपकी अभिकेंद्रीय बल यानी सेंट्रीपिटल फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो mv²/r, जहां m क्या है, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि रिवॉल्व कौन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन कर रहा है। तो यहां से हम वेलोसिटी के बारे में अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है। एक r देखें, r से कैंसिल हो गया, हम इस v को यहां भेज दें, इस v को यहां भेज दें, तो उससे हमारा क्या होगा, हम कुछ एक ऐसा शॉर्टकट लाना चाह, बहुत ज्यादा लंबा डेरिवेशन नहीं करना चाह रहे हैं, बाकी हम चाहें तो कर सकते हैं, कुछ इसको छोटा करते हैं।
तो अप्लाई कर देते हैं। मान लीजिए हमने आर को तो कैंसिल कर दिया, अब हमने यहाँ पे बोहर का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। बोहर का ये कहना है कि ये किस ऑर्बिट में रहेगा, उस ऑर्बिट के लिए क्या करेगा, एक डेफिनिट एंगुलर मोमेंटम दिखाएगा। तो बोहर की थियरी से, फ्रॉम बोहर थियरी, बोहर थियरी क्या है, बोहर थियरी भाई कि किसी ऑर्बिट में रहने के लिए जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो NH/2π होना चाहिए। कितना होना चाहिए, अरे गलत लिखा हूं मैं, 2π होना चाहिए कि नहीं। और L का जो फॉर्मूला होता है सर्कुलर मोशन, यहाँ सर्कुलर मोशन है तो सर्कुलर मोशन के लिए mvr होता है। कितना होता है, mvr, तो NH/2π हो जाएगा। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, चाहे तो हम mv की वैल्यू निकाल सकते हैं या v की वैल्यू निकाल ले जाके इसमें में क्या करना है, रखना होगा। एक्चुअली हम वेलोसिटी कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम करें क्या, देखिए थोड़ा सा चालाकी ये करते हैं कि यहां से हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉलम लिख लीजिए, इसको वैसे बनाएंगे। एक आर यहाँ बचा है ना, तो 1/4πε0 ZE² तो है ही, कोई दिक्कत नहीं है। एक आर जो बचा है उसको हम यहां पर ले जाएं, तो यहां पर देखिए mvr बच रहा है और एक v अलग कर लें, कर सकते हैं कि नहीं, कर लिया। अब इस mvr की वैल्यू से पुट कर दें, तो Z² क्या हो जाएगा, 4πε0 mvr की जगह हम लोग क्या लिख दे रहे हैं, NH/2π अब इसको सॉल्व कर लें तो वेलोसिटी की क्या हो जाएगी, एग्जैक्ट एक्सप्रेशन आएगी जिससे क्वेश्चन पूछे गए, मैं बता रहा हूं बार बार, इससे क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप देखिए खाली हमें v में इंटरेस्ट है, तो सारी वैल्यूज को इधर ले आए, तो ठीक है। तो यहां से पाई कैंसिल हो गया और यहां से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा हमारा, ZE² ऊपर बचेगा क्योंकि इधर कुछ है ही नहीं, और ये सारी वैल्यूज क्या आ जाएंगी, इधर की तरफ आ जाएंगी। तो यहाँ 2 बचा है, ε0 बचा है, 2ε0, और उधर से आपका NH आ रहा है, क्या आ रहा है, N और H आ रहा है कि नहीं। बस इसको एडजस्ट कर दें, ये हमारा क्या हो जाएगा, V के इक्वल आ गया। तो V को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ZE²/2πε0h इंटू 1/n। यानी किसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की जो क्या होगी, स्पीड होगी, वेलोसिटी होगी, वो क्या होगी, ZE²/2πε0h इंटू 1/n। यानी ये किस पर डिपेंड करेगा, ऑर्बिट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यानी पहले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन तेजी से मूव करेगा, दूसरे में और स्लोअर, तीसरे में और स्लोअर, है कि नहीं। अगर हम बात करें रेशियो की, v1 मतलब पहले ऑर्बिट में वेलोसिटी, दूसरे ऑर्बिट में वेलोसिटी, तीसरे ऑर्बिट में वेलोसिटी, इस तरीके से डॉट डॉट, तो आपको क्या मिलेगा, 1 भाई आप पहले ऑर्बिट के लिए 1/n करेंगे, दूसरे के लिए 1/2, 1/3, इस तरीके से 1/1, 1/2, 1/3 सो ऑन। तो ये वेलोसिटीज का रेशियो होगा, इसको नोट कर लीजिए। चलिए अगर हम बात करें Z=1, अगर हम बात करें हाइड्रोजन एटम के लिए, फॉर हाइड्रोजन एटम, तो फॉर H एटम क्या होने वाला है, Z=1 हो जाएगा। तो Z=1 क्योंकि उसमें एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो यहां पर पुट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, V²/2πε0, सॉरी पाई नहीं होना चाहिए, H 1/n। और इसको हम अगर कैलकुलेट करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, तो ये आता है, मतलब अगर ये सारी वैल्यूज पुट कर दें, हाइड्रोजन के लिए n की भी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी ना। तो अगर हम कैलकुलेट करें V1 मतलब पहले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की स्पीड, बोहर्स ऑर्बिट में, तो ये आता है 2.19 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। कितना आता है, 2 इंटू 2.919, 2.19 पूरे 10⁶ मीटर पर सेकेंड। चलिए इसी से कभी कभी क्वेश्चन बना देते हैं घुमा फिरा के, क्या कर देते हैं कि इसको कंपेयर करते हैं स्पीड ऑफ लाइट से। तो स्पीड ऑफ लाइट से कंपेयर करने के लिए हम v1/c कर देते हैं, मतलब कि ये जो स्पीड है इलेक्ट्रॉन की वो लाइट के कंपैरिजन में कितना ज्यादा और कितना कम है। तो अगर हम क्या करें, 2.196 से क्या करते हैं, 2.19 इंटू 10⁶ को 3 इंटू 10⁸ से डिवाइड करते हैं, तो ये लगभग आता है v1/c = 1/37। कितना आता है, ये आता है।
इसी को बोलते हैं फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट। तो ये वेलोसिटी का क्या हुआ? कैलकुलेशन हो गया। चलिए रेडियस के कैलकुलेशन कर लीजिए, रेडियस से भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो क्या किया जाए? अब वही शुरुआत उसी तरीके से करना होगा, यानी हार्ड हेडिंग डाल लीजिए, रेडियस कितना होगा, किसी ऑर्बिट में रेडियस कितना होगा, इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो शुरुआत करते हैं वहीं से, mv स्क्वायर अपॉन आर से। मतलब ये हमारी जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगी, अभिकेंद्रीय बल होगी, वो किसके इक्वल होगी? वो हमारे कूलम्स फोर्स के इक्वल होगी, जो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में काम कर रहा है। तो एक आर कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा? mv स्क्वायर इज इक्वल टू, हालांकि कैलकुलेशन तो वैसा ही है, मुझे नहीं कराना चाहिए, लेकिन ठीक है करा दे रहे हैं। यहां से आर कैंसिल हो जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। आर को यहां भेज दें, क्योंकि हमें आर ही तो कैलकुलेट करना है। तो एम वी स्क्वायर आर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर, यही आएगा। अब हमें रेडियस की कैलकुलेशन करनी है, तो उसके लिए करते क्या है, हम इसमें डालेंगे किसका कॉन्सेप्ट? L इज इक्वल टू एम वी आर, NH अपॉन 2 पाई, है ना। तो क्या करते हैं, इसको स्क्वायर कर लेते हैं। इसको स्क्वायर कर लेंगे तो ये m स्क्वायर v स्क्वायर r स्क्वायर हो जाएगा, ये n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई r स्क्वायर हो जाएगा ना। तो अब हम क्या करें, इसको इससे डिवाइड कर दें, मतलब इसे इक्वेशन 2 कर लें और इसे इक्वेशन 1 कर लें। तो इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड कर दें, तो क्या होगा? तो आप देखिए 2 कितना है, m स्क्वायर v स्क्वायर r स्क्वायर, और नीचे यहाँ पर कितना है, m v स्क्वायर r, है ना। और इधर राइट साइड में देखिए n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर, और नीचे यहाँ पर देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर। कैलकुलेट किया जाए, देखिए v स्क्वायर से तो v स्क्वायर पूरा कैंसिल हो गया, m कैंसिल कर देगा, r कैंसिल कर देगा, तो इधर r बचा है और m बचा है। तो m को भी हम क्या कर दें, इधर ट्रांसफर कर दें। तो यहाँ ये n स्क्वायर h स्क्वायर हो जाएगा, और ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे नीचे माय डियर फ्रेंड्स 4 पाई स्क्वायर जेड ई स्क्वायर, है ना। और यहाँ से m आ रहा है। अब इसको एडजस्ट कर लिया जाए। एडजस्टमेंट देखिए 4 पाई, यहाँ पे पाई बचा रहेगा, पाई जरूर रहेगा क्योंकि एक पाई यहाँ पर है, ठीक है। तो अब इसको एडजस्ट किया जाए, एन को अलग कर लिया जाए, आर एन में लिख दे रहा हूँ। एच स्क्वायर बचा है 4 पाई स्क्वायर, एच स्क्वायर 4 एप्सिलॉन नॉट, एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बचा है ऊपर, और नीचे देखिए क्या बचा है, यहाँ से पाई बचा है, यहाँ से जेड बचा है, यहाँ ई स्क्वायर एम। तो पाई जेड ई स्क्वायर एम, और इसको अलग करके एन स्क्वायर अलग कर लेंगे। तो ये रेडियस का फॉर्मूला हो गया माय डियर फ्रेंड्स। रेडियस इससे कैलकुलेट किया जाता है। तो रेडियस आप देखें किस पे प्रोपोर्शनल है, एन स्क्वायर की प्रोपोर्शनल है, यानी जितना क्या होगा, ऑर्बिट दूर होगी उतने ज्यादा क्या होगी रेडियस। ऑब्वियस है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन जो रेडियस का क्या है कंपैरिजन है वो बड़ा अच्छा है। कि अगर हम क्या करें, देखें R1 की बात करें, इस टू R2 की बात करें, तो या इस टू R3 की बात करें, तो वो क्या होगा, डॉट डॉट 1 होगा पहला, तो दूसरा 4 टाइम्स होगा, तीसरा 9 टाइम्स, सो ऑन। चलिए इसके लिए भी एच एटम के लिए बात कर लिया जाए। और एच एटम के लिए z इज इक्वल टू 1 लिया जाता है, n इज इक्वल टू 1 लिया जाता है। तो पुट कर दिया जाए तो आप देखिए Rn की जो वैल्यू आने वाली है z एटम के लिए वो क्या आ जाएगी, h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। यहां देखिए आपका पाई रहेगा, z की वैल्यू 1 हो गई है, तो पाई ई स्क्वायर m, और बाहर आपका एन स्क्वायर। हाँ, अब यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, 1 तो ले रहा हूं, ठीक है,
यानी पहले ऑर्बिट की तो इतनी ही रेडियस आ जाएगी, पहले ऑर्बिट की तो इतनी ही रेडियस आएगी r1, ये पहले ऑर्बिट की रेडियस मान लीजिए। अगर मैं r1 करता हूं तो यहाँ पे अभी यहाँ रहने देता हूं, n इज इक्वल टू जब 1 रखता हूं तो r1 कितना हो जाएगा, h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई ई स्क्वायर m, ठीक है। और इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने पर आती है, मैंने कैलकुलेट किया हुआ है 0.53 एंगस्ट्रॉम। यानी हाइड्रोजन एटम की जो रेडियस होती है वो कितनी होती है, 0.53 एंगस्ट्रॉम। लेकिन चूंकि इलेक्ट्रॉन क्या होता है और भी ऊपर जा सकता है, तो अगली ऑर्बिट कहाँ मिलेगी, उसके लिए हम क्या करें। अब ये कांस्टेंट हमें पता है ना, ये कांस्टेंट हमें पता है, ये कांस्टेंट पता है, तो हम क्या करें, ऐसे लिख सकते हैं आर एन इज इक्वल टू 0.53 इंटू एन स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर। तो पहले ऑर्बिट के लिए 1 रख देंगे, दूसरे ऑर्बिट के लिए 2 रख देंगे, तीसरे ऑर्बिट के लिए 3 रख देंगे। इससे हम इजिली हाइड्रोजन एटम के लिए अलग अलग क्या कर सकते हैं, ऑर्बिट की रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं। आप नीचे लिख लीजिएगा, हाइड्रोजन एटम के अलग अलग ऑर्बिट की रेडियस यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए, तो ये बात रही किसकी, रेडियस की। अब हम लोग बात करेंगे एनर्जी से रिलेटेड बात करेंगे। तो आपको पता है कि एनर्जी कितने तरीके की होती है, मेनली 2 तरीके की, एक काइनेटिक एनर्जी और दूसरा पोटेंशियल एनर्जी, और दोनों का सम हम कर देते हैं तो टोटल एनर्जी मिलता है। तो चलिए उसी तरीके का हम लोग क्या करेंगे, काम करेंगे, बारी बारी से कैलकुलेशन कर लेंगे। एनर्जी बहुत ज्यादा, तो काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, हाफ mv स्क्वायर होता है, तो हाफ mv स्क्वायर ही होगा और कुछ इसमें चेंजेस होने की बहुत आवश्यकता नहीं है। तो काइनेटिक एनर्जी आपकी इलेक्ट्रॉन की किसी रेडियस में क्या होगी, हाफ mv स्क्वायर। लेकिन चूंकि हमारे पास v की वैल्यू है, उसको हम जब पुट करके इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाती है ZE स्क्वायर 8 एप्सिलॉन नॉट 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ये आती है क्या, काइनेटिक एनर्जी। क्या आ जाती है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट। तो किसी ऑर्बिट में ये क्या आती है, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, ठीक है। और इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, U इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। यानी अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो ये फॉर्मूला होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी माय डियर फ्रेंड्स कितना आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी कितना आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 की वैल्यू ZE है और दूसरी की वैल्यू चूंकि इलेक्ट्रॉन ही है तो Q2 की वैल्यू E हो जाएगी E स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा आपका R। ये आ जाएगी आपकी क्या, पोटेंशियल एनर्जी। हाँ, यहाँ पे माइनस होगा क्योंकि न्यूक्लियस में क्या है, आपके प्लस चार्जेस हैं और Q2 आपकी माइनस चार्ज है, इस वजह से यहाँ पे माइनस चार्ज लगेगा और माइनस चार्ज उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को शो करेगा। तो टोटल एनर्जी कितना होगा, अब हमें टोटल एनर्जी की कैलकुलेशन करनी है। तो टोटल एनर्जी यानी E इज इक्वल टू कितना होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को जरा हम लोग ध्यान से देखें, अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो ये क्या मिलेगा, थोड़ा सा देखें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE स्क्वायर अपॉन R करके हम इसको क्या कर देंगे, 1/2 कर देना। यानी पोटेंशियल एनर्जी का क्या है, ये हाफ लग रहा है कि नहीं, लग ही रहा है, कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। तो अगर हम क्या करें, माइनस करें, सॉरी माइनस नहीं, टोटल एनर्जी के लिए तो हमें काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी करना पड़ेगा। ZE स्क्वायर 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R, और आप इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस रखना पड़ेगा मजबूरन, ZE स्क्वायर अपॉन 4 R आ जाएगा। तो जो कॉमन है उसको कॉमन ले लिया जाए। क्या क्या कॉमन है, ZE स्क्वायर कॉमन है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R कॉमन है, अंदर यहां पर क्या है आपका 1/8 और यहाँ पे क्या है 1/4। सॉल्व कर लें तो अगर आप 1/8 और 1/4 को सॉल्व करेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। यहाँ प्लेस पे 1, यहाँ पे 2, तो -1 क्या आ जाएगा, सॉल्व करने पे -1/8 आएगा ना। तो यहाँ पर ये -1/8 देगा
ये 4 क्यों कैसे आ गया बाहर, पाई एप्सिलॉन नॉट आ रहा होगा ना बाहर, आई एम सॉरी। तो ये क्या आ जाएगा, तो माय डियर फ्रेंड्स आ जाएगा जेड स्क्वायर माइनस में 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये टोटल एनर्जी आएगा। लेकिन अब इससे हम कोई एक तो ये कर सकते हैं कि हाँ टोटल एनर्जी रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन हमें ऑर्बिट से थोड़ा मतलब है, इस वजह से हम क्या करते हैं ऑर्बिट को ले आने की कोशिश करते हैं इसमें। तो आर की वैल्यू को क्या कर देंगे, रख देंगे। आर की वैल्यू अगर आपको याद हो तो क्या था, आर की वैल्यू मुझे देखना पड़ेगा पीछे से, आर इज इक्वल टू, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ऑनलाइन क्लास में कुछ किसी भी तरीके का एरर हो, एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई पाई एम जेड स्क्वायर एन स्क्वायर, ठीक है। तो आर की वैल्यू इसमें रख दें तो ऑब्वियस है जो क्या है न्यूमरेटर में हम नीचे रह जाएगा और डिनोमिनेटर ऊपर जाएगा। इसको ऑन एन एवरेज मतलब मैं डायरेक्ट सॉल्व करके लिख रहा हूं कि जो आ जाएगी ये वैल्यू आ जाएगी वो माइनस में आएगी माइनस एम जेड स्क्वायर ई पावर 4 माइनस एम जेड स्क्वायर ई पावर 4, डिनोमिनेटर में 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर इंटू 1/n स्क्वायर इंटू 1/n स्क्वायर। थोड़ा आवाज बाहर से आ रहा है क्योंकि बगल में शादी का माहौल है तो मैं कुछ बोल नहीं सकता हूं लोग को। तो यहां पर देखें जो E और N का रिलेशन है वो क्या है, इनवर्सली रिलेशन है, यानी जैसे इनवर्स स्क्वायर का रिलेशन है। तो जैसे जैसे आप क्या होंगे दूर जाएंगे तो एनर्जी लेवल्स क्या होते, एनर्जी वैल्यूज क्या होती जाएंगी, घटती जाएंगी, जैसा कि आप इक्वेशन में देख भी पा रहे हैं। तो ये बात क्लियर होगी आपको। तो इसमें कैलकुलेशन में क्या करते हैं हम लोग, थोड़ा सा एक मॉडिफिकेशन करते हैं कि ये करते क्या है कि सी एच का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में करते हैं और जेड को बाहर ले लेते हैं। एक कांस्टेंट आता है आपको याद होगा रिडबर्ग कांस्टेंट, तो मैंने क्या किया जेड स्क्वायर को बाहर ले लिया और अंदर एम ई स्क्वायर 8 एप्सिलॉन नॉट, तो पहले से स्क्वायर तो है, सी एच नीचे आ रहा है तो सी एच क्यूब हो जाएगा। और जो यहां पर मेंटेन करने के लिए क्या कर दे रहे हैं, डिवाइड कर दे रहे हैं, मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं इसको एक कांस्टेंट बोला जाता है जिसे रिडबर्ग कांस्टेंट कहते हैं, रिडबर्ग कांस्टेंट आर। तो ये आपका जो फॉर्मूला है ये रिड्यूस होके क्या हो जाता है माइनस आर एच सी अपॉन एन स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब आप z इज इक्वल टू 1 रख देंगे तो ये हाइड्रोजन एटम के लिए क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, है ना। चलिए r का जो वैल्यू आता है वो आता है 1.0। r की वैल्यू अगर हम सॉल्व कर दें सारी कांस्टेंट की वैल्यू तो r की वैल्यू जो आती है 1.090 10 टू द पावर 7 पर मीटर। नोट कर लीजिएगा, काम देगा। डायमेंशन भी आप समझ रहे हैं किसका क्या होगा। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को थोड़ा आप रखे रहिएगा, हम इसका यूज करेंगे जब जरूरत होगी। तो फिलहाल हाँ जो हमको बात करनी है यहाँ पर, अगर हम z इज इक्वल टू क्या कर दें, तो यहाँ पे फॉर्मूला था ई एन इज इक्वल टू, अगर z इज इक्वल टू 1 रख दें यानी हाइड्रोजन के लिए फॉर एच एटम के लिए, तो क्या होने वाला है, ई एन कितना आ जाएगा आर एच सी अपॉन एन स्क्वायर आएगा कि नहीं माइनस में।
और RHC को सॉल्व किया जाए तो इसकी वैल्यू आती है -13.6। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितनी आती है? -13.6। ठीक है, तो RHC को अगर सॉल्व किया जाए तो ये En जो हो जाता है वो हो जाता है -13.6 n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे लिख लें कि RHC का जो वैल्यू है वो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। यानी हाइड्रोजन एटम में पहले ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की बात करें तो कितनी है? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी है? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इसे चाहे तो हम लोग जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग 1 इंटू क्या मल्टीप्लाई कर देंगे? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। भाई ये क्या है? ये क्यूवी फॉर्मूला है, यानी U इज इक्वल टू क्यूवी। तो यहाँ पर क्या करते हैं? Q की वैल्यू रख देते हैं इलेक्ट्रॉनिक वैल्यू, और ये V वोल्ट, तो ये क्या हो जाता है? जूल में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर इसे हम जूल में कन्वर्ट करना चाहें तो इसकी वैल्यू आती है -21.7 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो इसी को हम जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं। n इज इक्वल टू 2 रख दें तो बेटे, आई एम सॉरी बार बार बेटे निकल जाता है। एक्चुअली मैं जनरली मैं बेटे करके पढ़ाता हूँ, आई एम सॉरी, आप मेरे फ्रेंड्स जैसे हैं। तो n इज इक्वल टू 2 रख देंगे, दूसरे ऑर्बिट n इज इक्वल टू 3 रख देंगे, तीसरे ऑर्बिट में एनर्जी आ जाएगी हाइड्रोजन के लिए। ठीक है, तो माय डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। हम अगली बार जब मिलेंगे तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले की बात करेंगे, एंगुलर वेलोसिटी वगैरह का फॉर्मूला किस पर डिपेंड करता है, फोर्स, जितनी भी टाइम पीरियड का किस पर डिपेंड करता है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। क्योंकि ये वीडियो काफी बड़ा हो जाता है, हमें आपके डेटा का भी ख्याल रखना होता है कि इतना बड़ा वीडियो आप कैसे देखेंगे। चलिए, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे वीडियो को क्या करिए, लाइक कर लीजिए अगर आपको पसंद आया तो, साथ ही साथ शेयर कर लीजिए। हमारे चैनल पे 9th से लेके BSc तक और IIT जैम और जो BSc से तक के रिलेटेड जो फिजिक्स मटेरियल है वो अवेलेबल है। तो प्लीज आप अपने जो आसपास के बच्चे हो जो इस मतलब फिजिक्स स्ट्रीम से जुड़े हुए उनको बताइए, आपकी बहुत बहुत कृपा होगी। हमारे मनोबल के लिए आपको इतना करना पड़ेगा, क्योंकि हम आपके साथ निस्वार्थ भाव से लगे हुए हैं कि प्लीज आप हमारी मदद करें और हम भी आपकी मदद करें। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ शेयर कर दीजिए जितना आप कर सके। थैंक यू वेरी मच।